राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और कल हम लोगों ने यह अध्ययन किया कि किस तरीके से जो अच होता है वो कितने प्रकार का होता है, 18 प्रकार का। अच कुल मिला के कितने प्रकार के होते हैं, 18। जिसमें से आपने देखा होगा कि अ, ई, उ और री, ये कितने कितने प्रकार के होते हैं, 18 प्रकार के। ठीक है। और उसके बाद जो री है ये केवल 12 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 12। क्यों 12 प्रकार का होता है? क्योंकि इसमें दीर्घ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? दीर्घाभाव। दीर्घाभाव का तात्पर्य होता है दीर्घ का अभाव। जिसमें क्या हो, दीर्घ का अभाव। अभाव का तात्पर्य होता है नहीं, जिसमें दीर्घ नहीं है। तो दीर्घ नहीं होने के कारण जो हमारा री होता है वो कितने प्रकार का होता है, 12 प्रकार का। और जो एच होते हैं, एच मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो एच होता है ये भी 12 प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ह्रस्वाभाव होता है। क्या होता है? ह्रस्वाभाव। इसमें ह्रस्व नहीं होता है और ह्रस्व न होने के कारण ये कितने प्रकार का होता है, 12 प्रकार का। तो इस तरीके से हमारा अ, ई, उ, री ये 18 प्रकार के हो गए। और री कितने प्रकार का हो गया, 12 प्रकार का। ए, ओ, आई, औ, एज प्रत्याहार के अंतर्गत ये 4 वर्ण आएंगे। कौन कौन? ए, ओ, आई और औ। ये 4 वर्ण कितने कितने प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के। ठीक है, समझने में कोई समस्या? कल इतनी चर्चाएं हमारी हो चुकी थी। ठीक है। उसके बाद इसके आगे का जो सूत्र है, उस सूत्र के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत अध्ययन किया था। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। कौन सा सूत्र है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ठीक है। अब इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे, खंड करेंगे, तो ये हो जाएगा तुल्य, आगे आ जाएगा आस्य, और ये है प्रयत्न, और उसके बाद क्या है, सवर्णम। ये 4 चीजें इस सूत्र में हैं। ठीक है। तुल्य का मतलब हमने बताया था बराबर। तुल्य का तात्पर्य क्या होता है, बराबर, इक्वल। और आस्य माने क्या हमने बताया था, उच्चारण स्थान। आस्य माने मुख भी होता है। क्या होता है, मुख। तो मुख में जो होता है, आस्य बहुत यह आस्य। तो आस्य में जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, आस्य। मुख में जो होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, आस्य। तो आस्य का मतलब हो गया उच्चारण स्थान। ठीक है। तो हमारे मुख से ही तो कोई ना कोई शब्द, जो भी शब्द निकलता है वो हमारे मुख में ही से तो कहीं ना कहीं से निकलता है। तो इसलिए आस्य माने हो गया जो उच्चारण स्थान होता है। और प्रयत्न माने होता है आभ्यंतर प्रयत्न। क्या होता है? वैसे तो प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है और एक बाह्य प्रयत्न होता है। शब्दों का उच्चारण करने के पूर्व जो हमको प्रयत्न करना पड़ता है, अंदर अंदर जो सोचना, मंथन करना, या जीभ को छुआना, या क्या करना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न। क्या कहते हैं? और जो फिर बाहर निकल जाता है शब्द, उसको हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसमें बाह्य प्रयत्न से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, इसमें हमको आभ्यंतर प्रयत्न से ज्यादा मतलब है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर वृत्तिकार ने, वरदराजाचार्य जी ने प्रयत्न का मतलब यहाँ पर केवल आभ्यंतर प्रयत्न लिया है। ठीक है। तो अब देखिए, ये सवर्ण हो गई संज्ञा। क्या हो गई? संज्ञा। संज्ञा माने नाम। ये इसका क्या हो जाएगा, नाम। जहां पर तुल्य है, कौन कौन? आस्य और प्रयत्न। आस्य और प्रयत्न क्या है, तुल्य है। तुल्य माने बराबर है, समान है, दोनों एक जैसे ही हैं। उनकी कौन सी संज्ञा होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। सवर्णम ये संस्कृत का रूप है, इसलिए सवर्णम लिखा हुआ है। सवर्ण संज्ञा होती है। क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। किसकी किसकी होती है? जब आस्य और प्रयत्न क्या होते हैं, तुल्य होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं, तो उनकी कौन सी संज्ञा होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। कोई समस्या? इतनी बात समझ में आ गई? देखिए, वृत्तिकार भी यही लिख रहे हैं। इन्होंने अपनी वृत्ति में लिखा है कि तुल्यादि स्थान, तालवादि स्थान। क्या लिखा है? तालवादि स्थानम, मतलब तालु आदि स्थान। अब ये तालु आदि क्या है?
तालु आदि। यहां पर इको यण से यण होके तालु आदि बन गया है। ठीक है, अब आप लोग जो संधि पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे तालु आदि बन गया। अब ये तालु आदि का तात्पर्य क्या होता है, तो तालु आदि उच्चारण स्थान है। हमारे मुख में कई आठ जगह है जहां से वर्णों का क्या होता है, जीभ टच करती है तो वहां से वर्णों का उच्चारण होता है। ठीक है, तो तालु आदि, तालु है, कंठ है, मूर्धा है, ओष्ठ है, इत्यादि प्रकार से हम क्या करते हैं, शब्दों का उच्चारण करते हैं। तो जो तालु आदि स्थानम माने स्थान है, उन्हीं को हम कहते हैं आस्य। क्या कहते हैं, आस्य। और उसके बाद दे रहे हैं आभ्यंतर प्रयत्नश्च। क्या लिख रहे हैं, आभ्यंतर प्रयत्नश्च। यहां चेति लिखा है वृत्ति में, चेति से च अलग कर देंगे और इति अलग कर देंगे। ठीक है, तो अब प्रयत्न से यहां पर इन्होंने क्या लिया है, आभ्यंतर प्रयत्न। आस से क्या लिया इन्होंने, तालवादि स्थानम। प्रयत्न से क्या ले लिया, आभ्यंतर प्रयत्नश्च। इति एतद्वयम, इति माने इस प्रकार से, एतद्वयम माने ये जो दोनों हैं, कौन कौन, एक तालवादि स्थान है और एक आभ्यंतर प्रयत्न है। ये दोनों यस्य तुल्यम, जो जिसके तुल्य है, जो जिसके बराबर है, माने उच्चारण स्थान प्रयत्न के बराबर है अथवा प्रयत्न उच्चारण स्थान के बराबर है, जो जिसके क्या है, तुल्य है, समान है। जैसे आप लोग समझ लीजिए कि क जो है, क का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, और ये आभ्यंतर प्रयत्न होता है ईषत। क्या होता है, ईषत। ये क जो है ईषत होता है। तो इस क की क्या हो जाएगी, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। क क्या कहलाएगा, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों क्या है, समान है, बराबर है, तुल्य है, इसलिए क्या हो जाएगा, सवर्ण हो जाएगा। क्या कहलाएगा, सवर्ण कहलाएगा। अब सवर्ण से फायदा क्या होता है ये आप लोग आगे समझेंगे, अभी केवल संज्ञा करते चलिए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि तालवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेतद्वयम यस्य येन तुल्यम, जो जिसके क्या है, तुल्य है, तन्मिथा सवर्ण संज्ञम स्यात्। तो उन दोनों की क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। सवर्ण संज्ञा हो गई, कोई समस्या। अब देखिए हम समझते हैं पहले कि तालवादि स्थान क्या है और आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तब ये बात समझ में आएगी कि कैसे सवर्ण संज्ञा होगी। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद देखिए एक गड़बड़ी और हो जाती है इसमें कि जो री है, क्या है, री का उच्चारण क्या, उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा, मूर्धा। और द्री का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत। क्या होता है, और हमको इन दोनों की भी सवर्ण संज्ञा करनी है। क्या करनी है, इन दोनों की क्या करनी है, सवर्ण संज्ञा करनी है। तो क्या इनका उच्चारण स्थान एक है, नहीं है ना, तो सवर्ण संज्ञा हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। लेकिन शास्त्रों में ऐसा मिलता है कि इन दोनों को सवर्ण माना जाता है। इन दोनों को क्या माना जाता है, तो हम कैसे करेंगे, उसी के लिए हमने बताया था कि अगर अष्टाध्यायी के सूत्रों से कोई कार्य नहीं हो पा रहा है तो उस कार्य को करने के लिए क्या लिखा गया है, वार्तिक। क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर कात्यायन जी ने वार्तिक लिखा है कि री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। ऐसा ही लिखा है, हाँ, रील री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। रील री जो वर्ण है, वर्णयो, ठीक, यहां पर द्विवचन का प्रयोग कर दिए हैं। तो रील री जो वर्ण है ये मिथा माने आपस में क्या होते हैं, सावर्ण होते हैं, इनकी भी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। ये वार्तिक विशेष रूप से बना दिया गया है। ये क्या है, वार्तिक है। क्या है, वार्तिक, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि रील री सावर्ण है, लेकिन अब यहां पर उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न होने के कारण क्या है, इनकी समानता नहीं दिखलाई पड़ रही है, सवर्ण संज्ञा इनकी नहीं हो पाएगी। तो सवर्ण संज्ञा हो जाए इसलिए वार्तिककार कात्यायन जी ने क्या कर दिया है, यहाँ एक वार्तिक बना दिया है। कौन सा वार्तिक है, रील री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए हम समझते हैं कि उच्चारण स्थान कौन कौन होते हैं और कहां कहां होता है। तो उच्चारण स्थान को समझने के लिए सबसे पहले आप लोग मोटा मोटी समझ लीजिए, कैसे समझ में आएगा उच्चारण स्थान कौन कैसे होता है। तो देखिए जैसे हम साधारण प्रयोग करते हैं, साधारण प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे क आप बोलिए, क जीभ को कहीं बोलने में समस्या हो रही है, नहीं हो रही है, आवाज कहां से निकल रहा है, कंठ से निकल रहा है ना, क ख ग घ। देखिए सीधा ये कंठ चल रहा है कि नहीं,
तो इसका मतलब इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया। क ख ग घ ह हो गया कि नहीं कंठ? तो इसका मतलब तात्पर्य ये हो गया कि इनका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो ये उच्चारण स्थान जरूर पूछता है। अगर आप यहाँ याद करेंगे कोई सर्जन्य नाम कंठ इचु यशानाम तालु ऋतु रसानाम मूर्धा ललितु रसानाम दंता, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। लेकिन आप ऐसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन अगर उसने पूछ लिया ग का उच्चारण स्थान क्या है तो आप सीधे बोलिए ग ग ग। जीभ को कहीं हिलाना पड़ रहा है, कंठ से आवाज आ रही है कि नहीं, तो इसका मतलब ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं च पर। च छ ज झ हो रहा है। अब जीभ देखिए आपके थोड़ा सा, देखिए ये मान लीजिए आपका मुंह हो गया, ये आपका मुंह हो गया, ये आपके दोनों ओठ हो गए। ठीक है, यहां पर दांत है, यहां पर दांत है, और ये आपकी क्या हो गई? जीभ हो गई। हो गई। अब देखिए ये जो जीभ है ना, ये च छ बोलते समय या तो थोड़ा सा दांत के नीचे टच होगा या तो थोड़ा सा ऊपर टच होगा। च छ ज झ हो रहा है कि नहीं? तो अगर यहां पर टच होता हो तो उसे तालु कहते हैं। क्या कहते हैं? तालु। तो च का उच्चारण स्थान क्या हो गया? च छ ज झ श। जो ये वाला सकार होता है ना, ये वाला, इसका भी उच्चारण स्थान यहीं पर होता है। ठीक है, ठीक है ना, तालु से होता है। ई है, ई बोलते, ई बोलिए, देखिए ई तुरंत यहाँ जीभ के थोड़ा दांत के नीचे थोड़ा सा आ रही, ई आ रही कि नहीं, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु। समझ में आ गया? अब क ख ग घ अंग च छ ज झ, अब ट की बारी आ गई, तो ट बोलिए ट। ट देखिए जीभ जो है ना, ये बड़ी पूरी मुड़ जाएगी, यहां पर जाके लड़ेगी, इसको मूर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धा। यहां से जितने भी वर्ण उच्चारण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मूर्धा। अब आप बोलिए ट ठ ड ढ ड। ठीक है ना, ये जो शकार होता है ये, इसका भी उच्चारण वहीं से होता है, श। उच्चारण स्थान शुद्ध करने के लिए देखिए हमने बता दिया, ये वाला जो है उसको आपको जीभ कहां ले जानी है? या हल्का दांत के नीचे या हल्का सा ऊपर, श। ठीक है, शुद्ध हो गया। और ये जो मूर्धा वाला है, इसको उच्चारण करने के लिए आपको जीभ को थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ेगा, श। ठीक है ना, उच्चारण बनते करते बन गया। हम किसी भी वर्णों का शुद्ध उच्चारण करें, इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं? व्याकरण। अगर हम व्याकरण पढ़ने के बाद भी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो व्याकरण पढ़ना बेकार है। इसलिए हम क्या करेंगे? सबको समझेंगे कि किस शब्द को कहां से बोला जाता है, और जो शब्द जहां से उच्चारित होता है उसको हम वहीं से बोलेंगे। ठीक है ना, तो हमारा ट आ गया, ट ठ ड ढ ण श, ये सब हो गया उच्चारण। अब आगे कौन सा वर्ण आता है? क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ त। तो बोलिए, देखिए सीधे सीधे जीभ जाके दांत में लड़ रही है, त थ द ध न लग रही है, तो त का उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत। क्या हो गया? कोई समस्या? त थ द ध न प। देखिए बोलिए प फ ब भ म। किसी चीज की जरूरत पड़ रही है? सिर्फ होठ मिल रहे हैं, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? बात समझ में आ गई? कोई समस्या? अब देखिए दो चीजें आपको समझने की हैं, एक होता है उपध्मानी और दूसरा होता है जिह्वा मूलीय। ये दो बातें सबको समझनी है, बाकी तो सब समझ में आ गया है। ठीक है, अब ये उपध्मानीय क्या होता है और जिह्वा मूलीय क्या होता है, हम इसको प्रैक्टिकल करके एक बार देखेंगे। ठीक है, इसको कैसे समझा जाता है पहले हम सब समझा दे रहे हैं, उसके बाद ग्रंथ में जो पंक्तियां लिखी हैं उसको फटाफट फटाफट पढ़ के बता देंगे। कोई दिक्कत? आगे आप देखें। देखिए उपध्मानीय को हम कैसे पहचानेंगे? उपध्मानीय को पहचानने के लिए हमने मान लो लिख दिया बालकः पठति। क्या लिख दिया? बालकः पठति। और दूसरा लिख दिया बालकः फलम खादति। ये दो वाक्य हो गए। अब देखिए हम समझने के लिए बता रहे हैं आपको, वैसे इसमें जो ग्रंथ में लिखा है हम उसको भी देखेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए इसलिए हम प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। ठीक है ना, कैसे करते हैं देखिए, आप बोलिए बालकः पठति। जैसे ही आपने ह का उच्चारण किया वैसे ही आपका ओष्ठ बंद हो गया कि नहीं? बालकः पठति। प बोलने के लिए आपका ओठ क्या हो गया? मिल गया। मिल गया ना, यही जो ओठ का मिलना है इसी को कहते हैं उपध्मानीय। क्या कहते हैं? अर्थात तात्पर्य ये होता है, नीचे वाला भी देख लीजिए, बालकः फलम खादति। बालकः फलम
फ कहने से पहले ही आपका ओठ बंद हुआ कि नहीं? तो जो ओठ बंद हो रहा है वो क्यों बंद हो रहा है? तो आधे विसर्ग के कारण। अब ये आधा विसर्ग लगता कैसे है? तो देखिए ये दोनों पूरा विसर्ग हो गए कि नहीं? ये पूरा विसर्ग हो गया। अब इसको आधा कर दीजिए, आधा विसर्ग हो गया, हो गया। अगर प अथवा फ के पहले ऐसा विसर्ग आए तो इसको उपधमानीय कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई समस्या? अब हमारा पहचानेंगे कैसे? तो जैसे ही आगे प अथवा फ है तो हम विसर्ग का उच्चारण जैसे ही करते हैं तो अगला शब्द बोलने से पहले ही हमारे दोनों ओठ मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। बालकः पठति, बालकः, हमने प तो नहीं कहा ना, लेकिन ओठ मिल गए कि नहीं? इसका तात्पर्य हम आगे प कहने वाले हैं, जबकि ह में तो कंठ होना चाहिए। बालकः, मुंह खुला होना चाहिए, लेकिन बंद हो जा रहा है। बंद होने का तात्पर्य यह है कि हमारा उपधमानीय है। ठीक है ना? तो अगर प अथवा फ के पहले क्या आ जाए? आधा विसर्ग आ जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं? उपधमानीय। अब जिह्वा मूलीय किसको कहते हैं? तो जिह्वा मूलीय मान लीजिए हम फल को नहीं खाता है, वो केवल खाता है। क्या करता है? बालकः खादति और बालकः क्रीडति। ठीक है? अब देखिए बालकः क्रीडति, बालकः क्रीडति का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है कि नहीं? तो आप ह करते मान ही आपका क आता है कि नहीं? बालकः क्रीडति, बालकः क्रीडति हो जाता है कि नहीं? जैसे आप प और फ में उच्चारण करने से पूर्व ही आपका वो प्रयत्न हो जाता था, ऐसे ही क और ख में भी हो रहा है कि नहीं? बालकः खादति, बालकः खादति आ जाता है कि नहीं? यही जो आ जाना है, तो क और ख के पूर्व में अगर ये आधे विसर्ग होंगे तो इनको कहा जाएगा जिह्वा मूली। क्या कहा जाएगा? दोनों चीजों को समझने में कोई समस्या? उपधमानीय भी समझ में आ गया और जिह्वा मूली भी समझ में आ गया। ठीक है? अब हम पंक्तियों को देखते हैं। ठीक है? वैसे आप लोगों को उच्चारण स्थान तो सब याद हो गया। किसी भी चीज का पूछा जाए, ह का उच्चारण स्थान क्या है? हाँ? प का उच्चारण स्थान क्या है? न का उच्चारण स्थान क्या है? कहाँ नहीं है? इतना टेंशन लेते हो? ठीक है? अब देखिए पंक्तियों में लिखते हैं, कहते हैं अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। क्या लिखा है? अकुह विसर्जनीया नाम। कंठ क्या है? कंठ। तो अ से हो जाएगा अ, कु से हो जाएगा क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क ख ग घ ङ और ह। और उसके बाद ये जो विसर्ग होता है इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ है। तो हमने आप लोगों को पहले बता दिया, आप उच्चारण करके देख लीजिए। क कंठ से हो रहा है कि नहीं? अ भी कंठ से हो रहा है कि नहीं? ख ग घ ङ ह, उसको भी तो ह ही पढ़ते हैं विसर्ग को, तो सब कंठ से उच्चारित हो गए कि नहीं? तो ये आ गया समझ में आ गया? इन दोनों को मिटा दें, समझ में तो आया ही है। कंठ का समझ में आ गया ना? आगे क्या लिखा है? इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम ताल। अब देखिए ई हो गया, चू माने च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? कोई भी वर्ग है। देखिए 5 वर्ग होते हैं, हमने पहले बताया था। कु, चू, टू, तू और ये बताए थे नहीं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो वर्ग हम ना लिखें इसलिए कु, चू, टू, तू, पू लिख दिया जाता है। क्या लिखा जाता है? चाहे हम लिखें क वर्ग, चाहे हम क्या लिखें? कु लिखें अथवा लिखें क वर्ग, मतलब वही है। ठीक है? ख लिखें अथवा सॉरी ख वर्ग नहीं होता, चू लिखें अथवा च वर्ग, टू लिखें अथवा ट वर्ग, तू लिखें अथवा त वर्ग और पू लिखें अथवा। ठीक है ना? तो यहाँ चू लिखा है कि नहीं? तो चू का मतलब क्या हो गया? च वर्ग हो गया। अब च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? हाँ, 5 उसके आ जाएंगे। क वर्ग में क ख ग घ ङ, च में च छ ज झ ञ, ट में ट ठ ड ढ ण, त में त थ द ध न, प में प फ ब भ। ठीक है ना? ये बात ध्यान में रहेगी।
ये जरूर बात, ये छोटी छोटी बातें हमने पहले ही बताया था, लेकिन आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, उसको याद नहीं किए। अब देख लीजिए, अब यहाँ ई से ई हो गया, चू से च वर्ग हो गया, फिर यह है कि नहीं, और फिर ये श है। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? ताल। क्या होता है? बोल के देख लीजिए। य दांत के ऊपर नीचे कहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे लगेगा कहीं ना कहीं। च छ ज झ ई श। ठीक है, कोई समस्या? तो तालु का भी हमको ज्ञान हो गया। अब हम आगे चलें। आगे दे रहे हैं ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब इसमें देखिए री है, टू माने ट वर्ग हो गया, श हो गया। ठीक है, ये जो नाम लगता है ना, ये बहुवचन के लिए लगता है। क्यों लगता है? ऊपर देखिए नाम लिखा है, नीचे नाम लिखा है, तो ये न को ढ़ कैसे होता है, ये सब कैसे होता है, ये आप लोगों को हम आगे बता देंगे। ठीक है, इसकी आप टेंशन मत लीजिए। ये बहुवचन होने के कारण यहाँ पर नाम अथवा नाम लगाया जाता है। ये नहीं कि आप ढ़ को भी गिन लेंगे, न को भी गिन लेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। री री री, या तो दांत के खूब ऊपर लगेगी या तो दांत के खूब नीचे। री, जीभ जो है वहीं टच होगी। ट ट ठ ड ढ ड़ श। ठीक है, तो इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। मूर्धा हमने पहले ही बताया कि जो हम तालु का उच्चारण करते हैं तो दांत के थोड़ा सा ऊपर तालु है, और उससे भी ऊपर जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मूर्धा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? आगे क्या है? आगे कहते हैं ऋतु रसानाम दंता। लरी है, देखिए दांत से उच्चारण होगा। त वर्ग है, त थ द ध न, दांत से ही होगा। ल है, दांत से ही होगा। स है, दांत से ही होगा। ठीक है, इतनी बातें आ गई। अब हम थोड़ा फास्ट चलते हैं। आगे है उपू पद्मानियाना मोष्ठव। इसको मिटा दें। उपू पद्मानियाना मोष्ठव। ठीक है, अब ये ऊ हो गया, ऊ से हो गया प वर्ग और उपधमानी। उपधमानी किसको कहते हैं? जहां पर आधा विसर्ग हो प से और फ से पूर्व में, उसी को क्या कहते हैं हम? उपधमानी। अभी बता चुके हैं ना? याद है कि नहीं? भूल गए? कैसे है ये हमने प्रैक्टिकल करके आप लोगों को बता दिया है। तो देखिए ऊ का उच्चारण करिए, ओष्ठ से ही होता है, जीभ को कहीं लड़ने की जरूरत नहीं है। ऊ, प फ ब भ म, और उपधमानी है प फ, वो भी तो अप प, तो प फ होने कारण वो भी ओष्ठ से ही होगा, तो ओष्ठ से उच्चारण हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे कहते हैं इया म ङ ण ना नाम। इया म ङ ण ना नाम। कहां से? तो नासिका च। व्याकरण में छ का तात्पर्य होता है भी। क्या होता है? वैसे तो हर एक जगह और लिया जाता है, यहां आप भी समझिए। क्या समझिए? य म ङ ण न, इनका उच्चारण नासिका भी होता है। क्या होता है? तो पूछे और क्या होता है? तो यहाँ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ताल। इचुएशन नाम तालु होता है कि नहीं? तो च छ ज झ आता है कि नहीं? तो तालु उच्चारण स्थान होता है कि नहीं? तालु के साथ साथ ये नासिका से भी उच्चारण होता है। किससे होता है? तो इसका उच्चारण स्थान दो हो गए कि नहीं? नासिका और ताल। ठीक है, आगे क्या है? म का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। ओष्ठ के साथ साथ नासिका च म बोलेंगे तो आपको मुख और नासिका दोनों के साथ उच्चारण करना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ भी हो गया और नासिका भी। ङ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, और उसके साथ साथ नासिका च, नासिका भी होता है। ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। मूर्धा के साथ साथ नासिका च, नासिका से भी ये उच्चारित होता है। उसके बाद क्या आ गया? न का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत, और दंत के साथ साथ नासिका च, नासिका से भी यह क्या होते हैं? उच्चारित। कोई समस्या? समझ में आ गया ना? तो ये जितने भी पंचम वर्ण है प्रत्येक वर्ग के, य म ङ ण न,
ये क्या होते हैं कि अपने वर्ग के साथ तो उच्चारित होते ही हैं, उसके साथ साथ नासिका भी इनका उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, कोई समस्या? आगे देखें, आगे है ए दैतोह कंठ तालु। जो ए है और आई है, ए का तात्पर्य यहां पर एत लिखा है और ऐत लिखा है। ठीक है, इसका तात्पर्य है ए और आई, सॉरी एक ही रहता है। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु। क्या होता है? बोले कैसे होता है इनका उच्चारण कंठ तालु? तो हम आपको बताते हैं। देखिए आप लोग जब अभी कौन सी संधि पढ़ेंगे? गुण संधि। तो गुण संधि में आप अ प्लस ई करेंगे तो बन जाएगा ए। क्या हो जाएगा? तो अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है कि नहीं? ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है कि नहीं? तो जब दोनों से मिल करके ए बना है तो कंठ तालु, इसका एक उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो ए आई, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु। आगे देते हैं ओ दौतोह कंठोष्ठम। ओ दौतोह कंठोष्ठम। ठीक है, अब देखिए ओत और औत। ओत है और क्या है? औत है। ओत का तात्पर्य होता है, इसको थोड़ा ऊपर लिखे, लेकिन नहीं तो हो सकता है ना लिखे ना, यहां इसको हम इरेज कर देते हैं। ओत है और औत है। ओत का मतलब होता है ओ और औत का मतलब होता है औ। ठीक है, अब इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ, कंठोष्ठम। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ। तो मिला देंगे, संधि कर देंगे, कंठोष्ठ। ठीक है, अब ये कैसे होगा? तो इसमें भी देखिए अ और उ को मिलकर के क्या बनता है? ओ। क्या बनता है? तो अ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। उ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ। तो कंठोष्ठ हो गया कि नहीं? मिला दिए, बन गया कंठोष्ठ। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? आगे कहते हैं वकार से दंतोष्ठम। एक विशेष वर्ण होता है वकार, व। क्या होता है? व। अब व को अधिकतर लोग ब कहते हैं, वही कहते हैं ना। वरुण आ गए, वरुणा एक्सप्रेस आ गई, अथवा बदरी। वह क्या होता है? विशेष शब्द होता है। इस व का उच्चारण करने के लिए हमको दंत और ओष्ठ दोनों की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? ऊपर वाले दांतों को जब नीचे वाले ओष्ठ पर रखेंगे ना तो बड़े आसानी से व का उच्चारण होगा। व फिर व नहीं आएगा। क्या आएगा? व। तो दांत का भी हमको प्रयोग करना पड़ा कि नहीं? दंत का भी प्रयोग होगा और ओष्ठ का भी प्रयोग होता है। ठीक है ना, क्योंकि दंत को ही हम क्या करते हैं? ओष्ठ पर रखते हैं, व ऐसे उच्चारण करते हैं ना। तो इसलिए इसका जो उच्चारण होगा वो हो जाएगा दंतोष्ठ। क्या हो जाएगा? वकार से दंतोष्ठ। ठीक है ना, इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंतोष्ठ। आगे कहते हैं जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलीय से हमने पहले बता दिया, जिह्वा मूल किसको कहते हैं? तो क और ख के पूर्व में जब क्या हो? अर्ध विसर्ग हो। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे हम? जिह्वा मूली। क्या कहेंगे? जिह्वा मूली। तो जिह्वा मूली का जो उच्चारण होता है वो जिह्वा के मूल भाग से होता है। ठीक, अह मतलब कंठ के थोड़ा सा ऊपर, जहां से जीभ प्रारंभ होती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? इतनी बातें समझ में आ गई? एक और वार्तिक है, उसको एक और व्याख्या है, उसको भी हम देख लेते हैं। नासिका अनुस्वारस्य। क्या लिखा है? यहां पर वैसे लगाइए या मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है। नासिका अनुस्वारस्य, इनके कहने का तात्पर्य है कि नासिका अनुस्वारस्य, जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार माने ये, ठीक है ना,
किसी भी अक्षर के ऊपर, किसी भी वर्ण के ऊपर अगर ऐसे लगा हुआ है बिंदी, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। नासिका। देखिए इसमें और इसमें अंतर है कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक। इसको क्या कहते हैं? अनुनासिक। इसका उच्चारण स्थान दोनों होता है, मुख नासिका वचनोनुनासिका। आपने सूत्र पीछे पढ़ा है, कल ही पढ़ाए थे। तो मुख और नासिका दोनों से जो उच्चारण किया जाए वो क्या कहलाता है? अनुनासिक। और जो केवल नासिका से किया जाए वो अनुनासिक। अनुस्वार। अभी बता रहे हैं, आप लोग भूल जाते हो। उसको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। जो नासिका से उच्चारण किया जाए उसको क्या कहेंगे? अनुस्वार। तो इसका नाम क्या हो गया? अनुस्वार। और इसका नाम क्या हो गया? अनुनासिक। ये क्या कहलाएगा? अनुस्वार। क्या कहलाएगा? और ये क्या कहलाएगा? अनुनासिक। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो यहां पर हमारा क्या हो गया? आस्य का जो प्रकरण था, तुल्यास्य प्रयत्न सवर्णा में जो दो बातें बताई जा रही थी, एक आस्य और एक प्रयत्न। एक आस्य की चर्चा करनी थी हमको और एक प्रयत्न की। तो आस्य की चर्चा आज हमारी पूरी हो गई है। अब आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं, प्रयत्न की चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनको भी व्याकरण पढ़ने का लाभ मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। राधे राधे, जय सिया राम।